गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन एकेडमी। अमेरिकन ऑथर हैं एक क्रिस्टोफर पाइक। उनका एक कोट है, अ ट्रू टीचर वुड नेवर टेल यू व्हाट टू डू बट ही वुड गिव यू द नॉलेज विद विच यू कुड डिसाइड व्हाट वुड बी बेस्ट फॉर यू टू डू। तो इसी थीम पर आज का हमारा वीडियो बेस्ड है। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, वो सोचते हैं बस रट्टा मार लो और जाकर वॉमिट कराओ। पर लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में मगिंग अप वाला तरीका प्रैक्टिकली फ्लॉप हो जाता है। इसलिए आज हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना सीखेंगे। DU-LLM 2021 के एग्जाम में कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी भी होगी और थोड़ी बोरिंग भी होगी डेफिनेटली, पर आपको मुझे बेयर करना पड़ेगा। तो मैंने थीम लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ऑफेंसेस वाला पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। चैप्टर 9 की हेडिंग है पेनाल्टीज, कॉम्पनसेशन एंड एडजुडिकेशन। सेक्शन 43 से 45 पेनाल्टीज एंड कॉम्पनसेशन की बात करता है और सेक्शन 46, 47 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज की बात करता है। इसका एक वीडियो है हमारा एक और, आप वो देख सकते हैं। आज का हमारा फोकस रहने वाला है कि एग्जामिनर किस तरह से आपको सेक्शन में से क्वेश्चन पूछता है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या वो ये पूछता है कि कौन सी चीजें हैं सेक्शन इंग्रेडिएंट में या नहीं है। तो सेक्शन 43 की हेडिंग है डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। सेक्शन 43 बेसिकली ये बताता है कि कंप्यूटर को डैमेज कौन करता है, कैसे करता है और उसकी क्या पनिशमेंट है। तो पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कौन करता है, और वर्ड यूज करा गया है एनी पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पर्सन को कहीं डिफाइन नहीं करा गया है, लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये चलाना है, क्योंकि ऑफेंस का हेडिंग है डैमेज टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को डैमेज कौन कर सकता है? जिसके पास दिमाग होगा, और दिमाग कंपनी के पास तो होगा नहीं। तो ये ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग कमिट कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट, क्या जब आप किसी का कंप्यूटर डैमेज करेंगे तो उससे जाकर पूछेंगे भाई मैं तेरा कंप्यूटर डैमेज कर दूं? द आंसर इज नो। सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है इस ऑफेंस का, कि जिसका कंप्यूटर आप डैमेज कर रहे हैं उस बंदे की परमिशन आपके पास नहीं है। वो बंदा या तो ओनर हो सकता है या वो बंदा पर्सन इन चार्ज हो सकता है। कैसे करना है डैमेज आपने? सेक्शन 43 में टोटल 10 तरीके बताए गए हैं आपको कि आप किन किन तरीकों से कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हो। वही तरीके ऑफेंस में आएंगे और उसी के लिए पनिश किया जाएगा। तो सबसे पहला तरीका है एक्सेस। एक्सेस जैसे अगर आप किसी कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं और उसकी लॉजिकल, अर्थमेटिक और मेमोरी फंक्शन को किसी भी तरह से डिमिनिश कर देते हैं या उसको यूटिलाइजेशन उसका कम कर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि आपने उस सिस्टम को डैमेज कर दिया है। सेकंड, बी, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा डाउनलोड करते हैं या उसकी कॉपीज बना लेते हैं या उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या तो कंप्यूटर सिस्टम से या कंप्यूटर नेटवर्क से या पेन ड्राइव से, तो भी आपने ऑफेंस कमिट कर दी है डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम की। सी, अगर आप कंप्यूटर में कोई वायरस या कोई कंटामिनेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन में ही दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। डी, डैमेज कर देते हैं। ई, डिसरप्ट कर देते हैं। एफ, डिनाई कर देते हैं। और जी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजा है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को आपको लॉगिन करना है। अब उसने आपको बोला भाई इसमें लॉगिन करके दो, आप उसको कोऑर्डिनेट करेंगे इस चीज में। अगर आप नहीं करते हैं या गलत आप उसको पासवर्ड डाल देते हैं, तो वो भी क्या है? डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। तो जी क्या है? असिस्टेंस टू फैसिलिटेट एक्सेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। एच है टैम्परिंग, मैनिपुलेटिंग, मतलब आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत साल पहले आई थी अक्षय कुमार की, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसमें बेसिकली ये पहली बार दिखाया गया था कि किस तरह से वो कंप्यूटर का फ्रॉड करते हैं, वो पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इतने सारे वेब सीरीज हैं जिसमें डेटा भी ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। तो एच क्लॉज क्या कह रहा है? टैम्परिंग, मैनिपुलेटिंग फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट, ट्रांसफर या डेटा, कुछ भी आप करके कर देते हैं। आई है डिस्ट्रॉय, डिलीट, ऑल्टर करना इंफॉर्मेशन को। और जे है कि अगर आप किस डैमेज करने के इंटेंशन के साथ किसी कंप्यूटर रिसोर्स कोड को स्टील कर लेते हैं या कंसील करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं या उसे ऑल्टर कर देते हैं। तो बच्चे ये 10 तरीके हैं सेक्शन 43 में जो आपको बताए गए हैं कि कंप्यूटर को इस तरीके से डैमेज किया जाएगा। अगर ऐसे किया जाएगा तो ही वो ऑफेंस कहलाएगी। वैसे तो सेक्शन 43 ये कहता है कि जब आप किसी कंप्यूटर को डैमेज करेंगे और दूसरी पार्टी जो अफेक्ट होगी उसको आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, मतलब जो डैमेज उसका आपने करा है कंप्यूटर का वो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने यही काम डिसऑनेस्टली, जैसा कि सेक्शन 24 आईपीसी में, और फ्रॉडुलेंटली जैसा कि सेक्शन 25 आईपीसी में बताया गया है, इस मकसद से किया है, तो इसकी सजा सेक्शन 66 में बताई गई है। देखो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इसकी एब्रीविएशन बनाने जा रहे हैं। टोटल 10 तरीके हैं, तो उन 10 तरीकों का
एब्रिवेशन क्या है? AEB, D क्यूब और DDD, FTDS। A से एक्सेस, E से एक्सट्रैक्ट, V से वायरस, D से डैमेज, डिसरप्ट, denies, facilitate, tamper, destroy, delete, alter, steal, conceal, destroy, alter। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चलो देख लेते हैं। फॉलोइंग एक्ट में से कौन कौन से एक्ट पनिशेबल हैं सेक्शन 43 के अंडर? A एक्सेस, B एक्सट्रैक्ट, डाउनलोड कॉपी, C टैम्परिंग, D डिस्ट्रॉयज और डिलीट। तो करेक्ट ऑप्शन आप खुद मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 43A, फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। कौन करेगा? देखो बच्चे, डेटा जो प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली कंपनीज के ऊपर होती है जो हमारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। जैसे वोडाफोन वाले हो गए, एयरटेल वाले हो गए, जियो वाले हो गए, या किसी भी तरीके से आप अपना डेटा शेयर करते हैं, बैंक में KYC करते हैं, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकती है? ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये फर्म भी हो सकती है, ये कंपनी भी हो सकती है, और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है। कौन सा काम करेंगे ये? डेफिनेटली या तो कमर्शियल सर्विसेज देंगे या प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे वो आपको। कौन सा डेटा प्रोटेक्ट करना जरूरी है इन सब के लिए? जो डेटा वो ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं या ऑपरेट करते हैं। और डेटा कैसा होना चाहिए? आपका वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा होना चाहिए, और ये आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में। और ऑफेंस कब कंप्लीट होगी? जब बॉडी कॉर्पोरेट किसी तरह का कोई नेग्लिजेंट एक्ट करेगी इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो इसमें दो एसेंशियल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन में नेग्लिजेंस होनी चाहिए और साथ में मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी नेग्लिजेंस होनी चाहिए। तो फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा इसका? अगर आपने डेटा नहीं सही तरीके से प्रोटेक्ट करा तो किसी को रॉन्गफुल गेन होगा और किसी को रॉन्गफुल लॉस होगा। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। कंपनी को उस बंदे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जिसकी डेटा पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सेक्शन 44 है फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एग्जैक्ट। अभी जैसे इसी महीने लास्ट मंथ में इंडियन गवर्नमेंट ने VPN सर्विस प्रोवाइडर्स उनके लिए नई गाइडलाइंस निकाली हैं, और उसमें उन्होंने बोला है कि इनको ये पूरा डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा 5 साल तक के लिए। तो कुछ इस तरह की ऑफेंस की बात करता है सेक्शन 44। तो सेक्शन 44 पहले ये कहता है कि कौन करेगा, कौन कमिट करेगा ये ऑफेंस? एनी पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। कब होगी ऑफेंस? जब कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने आपको बोला है कि कोई डॉक्यूमेंट, रिटर्न या रिपोर्ट आपको फर्निश करनी है और आपने नहीं करी। B, कोई रेगुलेशन है जिसमें आपको मेंशन किया गया है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और आपने उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई रिटर्न या इन्फॉर्मेशन या बुक ऑफ अकाउंट्स या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करा। C, आपको बोला गया था कि बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है और आपने वो रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करा। नाउ सेक्शन 45 रेजिडुअरी पेनाल्टी। रेजिडुअरी का मतलब होता है भूल चूक लेनी देनी, मतलब सारी चीजें थोड़ा ना लिख कर देनी है, कुछ रह गई हैं, कुछ अंडरस्टूड होती हैं, और कईयों के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं बनाए जाते। तो कोई भी ऐसी कॉन्ट्रावेंशन जिसके लिए आपको पेनाल्टी स्पेसिफाइड नहीं है, उस केस में आपको मैक्सिमम पेनाल्टी रेजिडुअल पेनाल्टीज के अंडर पे करनी है, एंड दैट इज 25,000। अगला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 11। हेडिंग है इसकी ऑफेंसेस, और इसमें सेक्शंस आते हैं 65 से लेकर 78, पर हम सारे नहीं डिस्कस करने वाले, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखेंगे हम इसे। मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। कंपैरिजन टेबल है सेक्शन 66F, 69 और 69A का। सेक्शन 66F एक ऑफेंस है और उसका हेडिंग है साइबर टेररिज्म। लेकिन बच्चे सेक्शन 69 और 69A इंस्ट्रक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आपको ये सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, या ये इंस्ट्रक्शंस है ये आपको फॉलो करनी है। तो सेक्शन 66F की जो ऑफेंस है साइबर टेररिज्म, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान से सुनो आप, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कीवर्ड्स हैं, किन किन बेसिस पर साइबर टेररिज्म का चार्ज लगता है आपके ऊपर। अगर आप यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of state, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, incitement to above mentioned offences जो मैंने अभी ऊपर बोली हैं, and advantage of any foreign nation, group of individuals or otherwise। ये section 66F के essentials हैं। Now section 69 एक इंस्ट्रक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर बेसिस पर हमें कुछ प्राइवेट कंप्यूटर्स की इंटरसेप्शन या उसकी मॉनिटरिंग या उनको डिक्रिप्शन करना पड़ता है। तो मैं कल एक मूवी देख रही थी मद्रास कैफे, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। 69 कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन बेसिस पर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं? नंबर 1 सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नंबर 2 डिफेंस ऑफ इंडिया, 3 सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 4 फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, 5 पब्लिक ऑर्डर, और
6 है इंसाइटमेंट टू अबव मेंशन्ड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 69A भी एक इंस्ट्रक्शन है, ब्लॉकिंग ऑफ वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स, जो आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। किन ग्राउंड्स पर होता है? सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड पब्लिक ऑर्डर। अब DULLM का 2021 का क्वेश्चन देखिए क्या है। सेक्शन 69A के ग्राउंड्स पूछे हैं इन्होंने और ऑप्शंस क्या दी हैं? A. Public order, B. Sovereignty and integrity of India, C. Defamation, D. Decency and morality। तो अब देखो बच्चे, सेक्शन 69A में डेफेमेशन, डिसेंसी एंड मोरालिटी नहीं है। ये कहाँ मेंशन्ड है? ये सेक्शन 66F में मेंशन्ड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? A and B ओनली। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 65, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कौन करेगा? हूएवर, जो मतलब कोई भी कर सकता है, जेंडर न्यूट्रल है। मेंस रिया डेफिनेटली एक एसेंशियल एलिमेंट है, इंटेंशन एंड नॉलेज। क्या करेगा? टैम्पर कैसे करेगा? कंसील करके, डिस्ट्रॉय करके, ऑल्टर करके। किसको? कंप्यूटर सोर्स कोड को। अब ध्यान से समझना, कंप्यूटर सोर्स कोड यूज होना चाहिए किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्राम में, या कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में। और ये ऑफेंस कब कमिट होगी? जब कंप्यूटर सोर्स कोड की लीगली मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शंस हैं और आपने उसे मेंटेन नहीं करा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 65 ये कह रहा है कि भाई सारे कंप्यूटर सोर्स कोड हैं, अगर आप उनमें छेड़खानी करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है। वो तभी ऑफेंस मानी जाएगी अगर आपको लीगली बोला गया है कि आपने टैम्पर नहीं करना और आपने टैम्पर कर दिया है। तो सेक्शन 66A, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइस। श्रेया सिंघल का केस इसमें बहुत ज्यादा फेमस है। कौन करेगा ये ऑफेंस? एनी पर्सन। और ऑफेंस कब कंप्लीट होगी? जब मैसेज को सेंड कर दिया जाएगा। क्या भेजेगा वो उस मैसेज में? कोई इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन के ग्राउंड्स आपको बताए गए हैं कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ए, ग्रॉसली ऑफेंसिव और मैनेसिंग कैरेक्टर की हो सकती है। बी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी पर्पस से, और वो पर्पस भी मेंशन्ड है। कौन कौन से पर्पस है? A. annoyance, I. inconvenience, D. danger, O. obstruction, I. insult, I. injury, C. criminal intimidation, E. enmity, H. hatred एंड I से ill will। इन सबके साथ IPC के सेक्शन भी ऐड हो जाएंगे। कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब है वन टाइम अगर आपने कर दिया है तो ये डिस्क्रिशन है कि आपके ऊपर चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। बट इन माय ओपिनियन, अगर सेक्शन में उन्होंने वर्ड यूज कर दिया है परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली, तो सेक्शन 66A का चार्ज आपके ऊपर तभी लगेगा जब आपने इसे कॉन्टिन्यूअसली करा होगा। लेकिन श्रेया सिंघल ने ऐसा वन टाइम ही करा था। सी, अगर आप कोई ईमेल भेजते हैं या मैसेज भेजते हैं किसी मकसद से, और मकसद भी मेंशन्ड है उसमें। ए से अनॉयंस, आई से इनकन्वीनियंस, डी से डिसीव और एम से मिसलीड अबाउट ओरिजिन ऑफ दी सच मैसेज। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि बैंक वाले अक्सर हमें मैसेज भेजते हैं कि आप अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, और बैंक आपको कभी भी इस तरह के मैसेजेस नहीं भेजता कि आप अपना OTP शेयर करें। तो अगर आपको कोई मैसेज आता है जिसमें बोला गया कि आप OTP शेयर करें और आप कर देते हैं, तो जमतारा वाला कांड हो जाना फिर। सेक्शन 66B, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। दिल्ली में करोल बाग का गफार मार्केट बहुत मशहूर है इसके लिए। चोरी के फोन, चोरी के लैपटॉप सब मिल जाते हैं। तो सेक्शन 66B किसके ऊपर लगेगा? उस दुकानदार के ऊपर लगेगा। कब लगेगा? जब वो सामान ये जानकर भी लेगा कि ये चोरी का है, या उसे लिटिल डाउट होगा, छोटा सा भी डाउट होगा कि भाई ये सामान चोरी का और ये बंदा बेचने आया है। सेक्शन 66C, आइडेंटिटी थेफ्ट। अभी इसी महीने में कुछ नई गाइडलाइंस और भी आई हैं, मास्ट आधार गाइडलाइंस। रिमेंबर, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत कॉमन हो गया है। आपका आधार वो यूज कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए। कौन करेगा? कोई भी कर सकता है, हुएवर। मेंस रिया डेफिनेटली, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। ऑफेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो यूज कर लेगा, मतलब जब वो आपका आधार कार्ड यूज कर चुका होगा। ये तो मैं आपको आधार का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी यूज कर सकता है, पासवर्ड भी यूज कर सकता है। सेक्शन 66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मास्क पहनकर तुम जो हो वो नहीं दिखा रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो। कौन करेगा ये ऑफेंस? कोई भी कर सकता है। कब करेगा? कंप्यूटर रिसोर्स कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज करके करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 66E, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देखो ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है, बेसिकली जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस है, कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, मेंस रिया एसेंशियल एलिमेंट है इसमें, इंटेंशनली और नोइंगली। ऑफेंस कब कंप्लीट होगी? नाउ दिस इज द मेन पार्ट। जब कोई, अब एक डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है कैप्चर, और इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है सेक्शन के लास्ट में, एक्सप्लेनेशन B, और उसमें कैप्चर को बताया गया है कि कैप्चर का मतलब क्या है। कैप्चर का मतलब हो गया कि कोई इमेज, कोई वीडियो टेप, कोई फोटोग्राफ, कोई फिल्म और कोई रिकॉर्ड कैप्चर कर लिया है आपने। नेक्स्ट जो वर्ड यूज हुआ है वो है पब्लिश।
पब्लिश को भी एक्सप्लेन करा गया है एक्सप्लेनेशन डी में। और कैसे करा गया है इसमें उन्होंने बोला है कि पब्लिश करने का मतलब है आपने या तो उसको प्रिंट फॉर्म में दे दिया या ई फॉर्म में दे दिया है, और साथ में एंड है मेकिंग अवेलेबल फॉर पब्लिक, आपने उसे पब्लिक के लिए अवेल भी कर दिया है। तो इसका मतलब है आपके ऊपर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी का चार्ज तब लगेगा जब आपने किसी इमेज को कैप्चर करा, फिर आपने उसे प्रिंट करा और साथ में उसको पब्लिक को भी अवेल करा दिया। तो पब्लिश के दो इंग्रेडिएंट हैं, नंबर 1 प्रिंट फॉर्म में हो या ई फॉर्म में हो, और साथ में उसको पब्लिक अवेलेबल करवाना है पब्लिक को। अगर आपके फोन में कोई इमेज पड़ी है, आपने उसे पब्लिश नहीं करा, तो अब आप सोचकर मुझे बताना कि आपके ऊपर 66E का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है सेक्शन में ट्रांसमिट्स। ट्रांसमिट्स को भी एक्सप्लेन करा गया एक्सप्लेनेशन ए में। ट्रांसमिट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है, आपने एक विजुअल इमेज भेजनी है जिसे देखा जा सकता है, और किस इंटेंशन से भेजनी है कोई उसे देखेगा। और इमेज किस चीज की भेजनी है बच्चे, किसी प्राइवेट एरिया की, और इस प्राइवेट एरिया को एक्सप्लेन करा गया है एक्सप्लेनेशन में उस दूसरे बंदे की परमिशन के बिना, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कि उस बंदे को लगे कि उसकी प्राइवेसी वायलेट हुई है। अब इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इमेज कैप्चर करी गई थी या नहीं करी गई थी। सेक्शन 67 पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन ई फॉर्म, कौन करेगा, हुएवर। कब होगी ये ऑफेंस कंप्लीट, जब मटेरियल पब्लिश हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा, या उसको पब्लिश या ट्रांसमिट करने की कोशिश करी जाएगी। तो एक्चुअल ऑफेंस और अटेम्प्ट दोनों पनिशेबल हैं। किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, लेसेवियस। इसका मतलब है कि लोकल मॉरल वैल्यूज इस तरह के मटेरियल के अगेंस्ट है, क्योंकि वो थोड़ा सेक्सुअली आपकी जो डिजायर्स हैं उसको वो इंसाइट करता है। दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है डेफिनेशन में, प्रेरेंट इंटरेस्ट। इसका मतलब है जैसे पोल डांसर्स होते हैं, वो एक तरह की लस्टफुल थॉट्स हैं, जो डिजायर है जो अराइज करते हैं या करवाते हैं। तो बेसिकली इस तरह का मटेरियल अगर आप पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्सीन मटेरियल। तो टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी आपकी, कोई भी हो सकता है। और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आपने उस बंदे को डिप्रेव करना है या करप्ट करना है जिसके पास देखने सुनने पढ़ने का मौका है, या जो ज्यादा प्रोन है एज वाइज इस चीज को लेकर। सेक्शन 67A की हेडिंग है पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन ई फॉर्म। 67 और 67 में एक क्या फर्क है, 67 इज ऑब्सीन एंड 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। कौन करेगा, हुएवर, कोई भी कर सकता है। कब होगी ये ऑफेंस कंप्लीट, पब्लिश और ट्रांसमिट होने के बाद। अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, ई फॉर्म होनी चाहिए। क्या पब्लिश करना आपने, कोई भी ऐसा मटेरियल जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या कंडक्ट दिखा रहा हो। सेक्शन 67B पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन ई फॉर्म। बच्चे 67B को पॉक्सो के साथ पढ़ा जाता है। कौन करेगा ये ऑफेंस, कोई भी कर सकता है। ऑफेंस कब कंप्लीट होगी, अब ध्यान से समझना, सेक्शन 67B में वर्ड यूज करे गए हैं और यही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। नंबर 1 ए पब्लिशेस। पब्लिशेस का मतलब हो गया कि आपने ट्रांसमिट करा या ट्रांसमिट करने की कोशिश करी, और किस चीज की कोशिश करी, डिपिक्शन ऑफ चिल्ड्रन की इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। बी क्रिएट्स। क्रिएट्स को एक्सप्लेन भी करा गया है कि क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे आपने टेक्स्ट या डिजिटल इमेज को कलेक्ट कर लिया, सीक कर लिया, ब्राउज करा, डाउनलोड कर लिया, एडवर्टाइज करा है, प्रमोट करा है, एक्सचेंज करा है, या डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसा मटेरियल जिसमें बच्चे ऑब्सीन, इंडिसेंट और सेक्सुअली इम्प्लिसिट मैनर में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड कल्टीवेट्स। कल्टीवेट्स का मतलब है एंटाइज करना या इंड्यूस करना बच्चों को ऑनलाइन रिलेशनशिप में आने के लिए, जो एक आम आदमी के लिए ऑफेंसिव है। डी फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है इजी कर देना चीजों को। तो बच्चों के लिए सेक्सुअली इम्प्लिसिट एक्ट को दिखाने में या किसी तरह का उनको कोड वर्ड देकर इजी कर देना कि आप उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड, अगर वे रिकॉर्ड करते हैं अपने साथ होने वाली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को, या दूसरों को रिकॉर्ड करते हैं जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑफेंस। तो क्वेश्चन देखते हैं DULLM का 2021 का, सेक्शन 67B के अंडर कौन कौन से एक्ट पनिशेबल हैं। अब देखो इसमें डी है, स्टॉकिंग मेंशन नहीं है कहीं पर भी। This is why you need to understand the exact method to interpret this section. Hopefully ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।